नमस्ते दोस्तों। ये साल है 1819। महाराष्ट्र के पहाड़ी इलाकों में घने जंगलों में मद्रास रेजिमेंट के कुछ अंग्रेज सैनिक भारतीय विद्रोही लोगों को जंगल में ढूंढने के लिए निकले हैं। उन्होंने वाघोरी नदी के किनारे पे अपना डेरा डाला हुआ है। एक अंग्रेज सोल्जर आज अपनी गन लेकर शिकार करने के लिए निकला है। घने जंगल में उसे एक लोमड़ी दिखाई देती है। वो झट से अपनी गन निकालता है और लोमड़ी पर निशाना लगाते हुए गोली दाग देता है। लोमड़ी जख्मी हो जाती है और भागकर घनी झाड़ियों में कहीं छुप जाती है। ये सोल्जर उसके खून के निशानों को देखते हुए उन झाड़ियों में जाता है और वो अचानक से वहां झाड़ियों में बनी गुफाओं में पहुंच जाता है। उन गुफाओं में उस जख्मी लोमड़ी ने आश्रय ले रखा है। वो लोमड़ी को छोड़ उन गुफाओं में बने चित्रों को देखते रह जाता है और वो सीधा अपने रेजिमेंट की ओर भागना शुरू कर देता है। उसने अचानक ही अजंता की गुफाओं की खोज कर ली है। इन गुफाओं की जानकारी वो अपने वरिष्ठ अधिकारी को देता है। उस अधिकारी का नाम होता है विलियम एस्किर्न। विलियम एस्किर्न दौड़ते हुए उन गुफाओं में पहुंचते हैं। उन गुफाओं को देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो उन गुफाओं का गहराई से अध्ययन करते हैं और उन गुफाओं पर एक विस्तृत लेख तैयार करते हैं। अपनी इस खोज को वो पहली बार दुनिया के सामने रखते हैं। वो बॉम्बे लिटरेरी सोसाइटी में इस लेख को पढ़कर सुनाते हैं और तब जाकर अंग्रेजों को अजंता की गुफाओं की जानकारी मिलती है। वैसे तो अजंता की गुफाओं का निर्माण कार्य ईस्वी पूर्व दूसरी शताब्दी से ही शुरू हो गया था और 7वीं शताब्दी आते आते ये गुफाएं बनकर तैयार हो गई थी। लगभग 900 साल इन गुफाओं का निर्माण कार्य चला था। इस शांतिपूर्ण निर्जन जंगलों में बनी इन गुफाओं में बौद्ध भिक्षु अपनी साधना किया करते थे। वो यहाँ आते रहते और बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए इन गुफाओं का इस्तेमाल किया करते थे। 14वीं शताब्दी आते आते यहाँ आने वाले भिक्षुओं की संख्या धीरे धीरे कम हो गई और ये गुफाएं जंगलों में कहीं खो गई। मुगल काल में कई मुगल सेनाएं यहाँ से गुजरती थी और इन जंगलों में अपना डेरा डाला करती थी, पर इन जंगलों में बनी झाड़ियों की वजह से और घने जंगल की वजह से ये गुफाएं मानवों की नजरों से दूर रही। 1819 में जब विलियम एस्किर्न ने पहली बार इन गुफाओं को देखा और उनकी जानकारी लोगों को देना शुरू किया, तब जाकर दुनिया को इन गुफाओं के बारे में पता चला। 1824 में लेफ्टिनेंट जेम्स अलेक्जेंडर ने इन गुफाओं के सामने की झाड़ियों को कटवाया। उन्होंने इन गुफाओं की सफाई करवाई। उन्होंने कई साल लगाकर इन गुफाओं का अध्ययन किया और रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन को इन गुफाओं की जानकारी भेजी, पर किसी ने इन गुफाओं में इंटरेस्ट नहीं दिखाया। बाद में 1843 में लगातार 4 वर्षों तक इन गुफाओं का अध्ययन करके जेम्स फर्ग्यूसन ने इसका विस्तृत विवरण ईस्ट इंडिया कंपनी को भेजा। उन्होंने अजंता की गुफाओं में बने 2000 साल पुराने भारतीय चित्रों की खूबियां गिनाते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी को कहा कि इन चित्रों का जतन करना और संवर्धन करना कितना जरूरी है। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को निवेदन किया कि किसी चित्रकार से इन चित्रों की कॉपियां बनवाई जाए ताकि दुनिया को इतने सुंदर चित्र देखने को मिले। तब जाकर इंग्लैंड की सरकार ने 1847 में ब्रिटिश चित्रकार मेजर रॉबर्ट गिल को भारत भेजा। इस चित्रकार रॉबर्ट गिल ने अजंता के चित्रों को कैनवास पर कॉपी करना शुरू किया और 10 साल इन चित्रों के स्केचेस और पेंटिंग बनाए। 1857 के उठाव के कारण भारत में विद्रोह की आग भड़की। उस वजह से रॉबर्ट गिल ने डर के मारे अजंता के चित्रों को कॉपी करना बंद कर दिया और वो चित्र लेकर लंदन चले गए। उन्होंने तब तक 30 से ज्यादा चित्र पूरे कर लिए थे। 1867 में इन चित्रों को क्रिस्टल पैलेस लंदन में डिस्प्ले किया गया और तब जाकर अंग्रेजों ने इन चित्रों की खूबसूरती को देखा और उन्हें सराहा। लेकिन दुर्भाग्यवश इस हॉल में आग लग गई और सारे के सारे चित्र जलकर राख हो गए। बाद में 1872 से लेके 1885 तक जेजे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई के प्रिंसिपल ग्रिफिथ ने अपने विद्यार्थियों से इन चित्रों की कॉपीज बनवाई और उन्हें विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम साउथ केसिंगटन में डिस्प्ले किया, पर वहां पर भी आग लग गई और ये चित्र जलकर राख हो गए। ग्रिफिथ्स ने फिर से इन चित्रों की कॉपियां बनवाई और पेंटिंग ऑफ बुद्धिस्ट केव्स टेम्पल ऑफ अजंता नाम से पुस्तक रूप में प्रकाशित की। 1909 में लेडी हेरिंगम भारत आई।
उन्होंने नंदलाल बोस, असित कुमार हल्दर जैसे भारतीय कलाकारों से फिर से चित्रों की प्रतिकृतियां बनवाई और 1915 में लंदन में प्रकाशित की। लेडी हेरिंगम ने इन चित्रों का प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन किया और इन चित्रों को हानि ना हो इसलिए भरसक प्रयास भी किए। अजंता के चित्रों को मिली प्रसिद्धि अजंता के चित्रों के लिए घातक साबित हुई। इन अजंता की गुफाओं में भारतीय और यूरोपीय लोगों का आना जाना शुरू हुआ। लोग उन गुफाओं में आग जलाने लगे और खाना पकाने लगे। उस आग के धुएं से चित्र काले पड़ना शुरू हो गए और हजारों साल से प्रिजर्व हुए चित्र धीरे धीरे खराब होने लगे। लेडी हेरिंगम ने इन चित्रों की सुरक्षा के लिए हैदराबाद के निजाम को रिक्वेस्ट की और वहां पर सुरक्षा रक्षकों की तैनाती करवाई, पर पैसे के लालच में इन लोगों ने भी वहां के प्लास्टर को कुरेद कर अमीर लोगों को पेंटिंग के टुकड़े बेचना शुरू कर दिए। डॉक्टर बर्ड नामक एक पुरातत्ववेत्ता ने भी वहां के चित्रों को डैमेज करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और चित्र खराब होते गए। इसकी वजह से बाद में अंग्रेज सरकार ने चित्रों के सामने जालियां लगाई ताकि लोग उन पर चौक और कोयले से अपने महान नाम न लिख सके। बाद में भारतीय पुरातत्व विभाग ने अजंता के चित्रों को बचाने की जिम्मेदारी अपने हाथ में ले ली और एक विस्तृत योजना बनाई। 1920 में इटली से पेंटिंग को प्रिजर्व करने के लिए एक एक्सपर्ट टीम को भारत में बुलाया गया। 1920 से लेकर 1922 तक इन चित्रों को केमिकल ट्रीटमेंट से साफ किया गया। इन चित्रों में जहां जहां प्लास्टर उखड़ गया था उसे फिर से भरा गया। प्लास्टर में आई छोटी छोटी दरारों को भर के उसके लीकेज को बंद किया गया जिससे कि ये प्लास्टर बाद में उखड़कर ना गिरे। इस प्रक्रिया के बाद 2000 साल पुराने ये रंग वापस नए जैसे लगने लगे और ये चित्र फिर से नए दिखाई देने लगे। इन चित्रों के फोटोग्राफ निकालकर इनका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन किया गया। इन चित्रों को बनाने के लिए भारतीय चित्रकारों को लगभग 800 से 900 साल लगे थे। इन चित्रों को बनाने के लिए नैसर्गिक रंगों का इस्तेमाल किया गया था। कुछ रंग ऐसे थे जो दुर्लभ थे। गोल्डन कलर के लिए ओरिजिनल सोने को पीस कर उससे रंग बनाया जाता था। नीले रंग के लिए 2000 साल पहले पर्शिया से लापुस लाजुली पत्थर को मंगाया जाता, उसे कूट कर नीला रंग बनाया जाता था। इसलिए नीला रंग उस दौर में सोने से भी महंगा हुआ करता था। अजंता गुफाओं के चित्र बौद्ध धर्म को दर्शाते हैं और ये हमारी हजारों वर्षों की सांस्कृतिक विरासत को और हमारे पूर्वजों की महानता को चित्र रूप में दुनिया के सामने प्रस्तुत करते हैं। आज ये चित्र बड़े पैमाने पर खराब हो चुके हैं, फिर भी भारत सरकार के प्रयासों से इन्हें अच्छे से जतन किया जा रहा है। भारत सरकार इस विश्व धरोहर को हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए जतन करने में लगी हुई है और हमारा भी दायित्व बनता है कि हम इस विरासत को आने वाली पीढ़ियों के लिए संभाल कर रखें, क्योंकि अब कोई लेडी हेरिंगम या कोई ग्रिफिथ नहीं आने वाला उस विरासत को बचाने के लिए। हमें ही कदम उठाने पड़ेंगे, हमें ही प्रयास करना पड़ेगा, तब जाके ये विरासत को हम संभाल सकेंगे। आशा है आज की मेरी कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।